जब हम जैसे ड्रॉ करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का डायग्राम, तो हम ऐसे करके बनाते हैं ना यूट्रस, लाइक ये यहाँ पे आके फेलोपियन ट्यूब्स खुल रही हैं, ये रहे जी फेलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, यूट्रस की वॉल काफी मजबूत है, काफी मोटी है, हम ऐसे थिक वॉल दिखा देते हैं, लाइक ये नीचे स्ट्रक्चर जो है, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज वेजाइन, सो लेट मी लेबल दिस एज वेजाइन। ये यूट्रस है, तो ऐसे अंदर आके फेलोपियन ट्यूब्स यहां तक खुल रही हैं। सो फेलोपियन ट्यूब का जो इंट्राम्यूरल पार्ट में कह रहा था वो ये वाला हो गया ना, जो यूट्रस की वॉल में आके ओपन हो रहा है, यूट्रस के कॉर्नर्स में, दिस इज इंट्राम्यूरल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। यूट्रस का जो ये अपर डोम शेप्ड एरिया है, ऐसे वाला, दैट इज कॉल्ड एज फंडस। ओके, डोम शेप्ड एरिया। यूट्रस की वॉल बड़ी थिक होती है, ये वाली मस्कुलर लेयर है, इसको डिस्कस करेंगे हम, मायोमेट्रियम है। और जो सबसे अंदर वाली लेयर है यूट्रस की, ये यहाँ पे कॉलमिनर सेल्स हैं, और ये कहलाती है एंडोमेट्रियम। सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम, मिडल वाली मायोमेट्रियम, सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम। सारी लेयर्स में डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो यूट्रस एक हॉलो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, पियर के, इन्वर्टेड पियर के शेप जैसा है, राइट। मुर्गी के अंडे से थोड़ा सा बड़ा है यूट्रस, हेन्स एग से थोड़ा सा बड़ा लगा लीजिए आप, इतना बड़ा ऐसे इमेजिन मत कीजिए, वो प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे यूट्रस एनलार्जेस एनॉर्मस, राइट, वाटरमेलन के साइज से भी बड़ा, एंड देन आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, बच्चा जब डिलीवर हो जाता है, अगेन यूट्रस कम्स बैक टू इट्स नॉर्मल साइज। देखिए, इन फीमेल्स हु हैव नेवर बीन प्रेग्नेंट, जिनमें कभी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, नली पैरा वर्ड हम यूज करते हैं। 7.5 सेंटीमीटर लंबा है यूट्रस, 5 सेंटीमीटर चौड़ा है और 2.5 सेंटीमीटर मोटा। डायमेंशंस आप रटिए नहीं, रफली दिमाग में लगा लीजिए, मैंने बता दिया ना, मुर्गी के अंडे से थोड़ा सा बड़ा लगा लो यूट्रस। इट इज लार्जर इन फीमेल्स हु हैव रिसेंटली बीन प्रेग्नेंट, जिनमें अभी अभी प्रेगनेंसी हुई है, उनमें यूट्रस लार्जर होगा, राइट। एट्रोफाई हो जाता है यूट्रस, स्मॉल हो जाता है व्हेन सेक्स हार्मोन लेवल्स आर लो। मेनोपॉज के समय स्टेरॉइड्स का लेवल डाउन गया तो यूट्रस एट्रोफाई होने लगता है और छोटा छोटा श्रिंक करता है, छोटा हो जाएगा। यूट्रस का रिमूवल हिस्टेरेक्टोमी होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये टेक्निकल टर्म्स याद रखना, ओवेरिएक्टोमी, ऑर्चिडेक्टोमी, सेल्पिंगेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी पे क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, हिस्टेरेक्टोमी आगे देखेंगे आप अभी। सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, कई बार यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, रसौली जिसे हम कह देते हैं, गांठें बन जाती हैं, तो हमें यूट्रस को सर्जिकली निकालना भी पड़ता है फीमेल्स। यूट्रस के क्या क्या पार्ट्स हैं, सुनिए ध्यान से। फंडस, जो अपर डोम शेप्ड एरिया था, मेन बॉडी या कॉर्पस, देन लोअर नैरो नेक लाइक रीजन कॉल्ड सर्विक्स, इस्थमस। ठीक है, चलो देखते हैं इधर। अब देख लीजिए, सारे कलर्स से हमने दिखा दिया यहाँ पे। दिस इज फंडस, ग्रीन कलर से ऐसे ऊपर दिखे, डोम शेप। कॉर्नुए, ये अपर कॉर्नर्स है, राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर होगा। बॉडी, द मेन पार्ट, कॉर्पस, and cervix, the lower narrow neck like region is cervix. It's a very powerful sphincter muscle. यूट्रस की लेयर्स, 3 नाम बोले थे मैंने, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। एंडो सबसे अंदर, पेरी सबसे बाहर वाला, और मिडल बीच वाला लेयर। तो पहले पेरीमेट्रियम डिस्कस कर लेते हैं, जिसे सिरोसा भी कह रहे हैं। आउटर मोस्ट थिन लेयर, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, और यही आगे ब्रॉड लिगामेंट में कंटिन्यू हो जाता है। पेरीमेट्रियम का कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस नहीं है, तो आपको ऐसा रटने वाली जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रख लेना कि पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट लेयर होती है, हमने यहाँ पे ये अलग कलर से आपको दिखा दी। मिडल वाली लेयर जो है ये इंपॉर्टेंट, मायोमेट्रियम, इसमें स्मूथ मसल्स है। These are thickest in the fundus region and thinnest in the cervix region. So myometrium में आपने याद क्या रखना, मैं बता दूं, मिडल मस्कुलर लेयर,
इट इज थिकेस्ट। तीनों लेयर्स के कंपैरिजन में पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम से कंपेयर करें तीनों लेयर्स में, तो मायोमेट्रियम सबसे थिक लेयर है, मस्कुलर लेयर है। हार्मोन्स का असर होता है यहाँ। प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन याद है आपको कौन सा था? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इज प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। ये यूट्रस के स्मूथ मसल्स पे एक्ट करता है और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देता। प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन्स प्रेगनेंसी। देन एक और हार्मोन हमने पढ़ा था जो यूट्रस पे एक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट करवाता है मसल्स को, ऑक्सीटोसिन, बर्थ हार्मोन। इट कॉजेज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। ध्यान रखनी, इट इज इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग लेबर, जब लेबर पेन्स हो रहे हैं और बच्चे का जन्म है, चाइल्ड बर्थ है, कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मायोमेट्रियम इन रिस्पॉन्स टू ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कहां से आता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। बनता कहां है? हाइपोथैलेमस में। ये बात भी बताई थी। हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स ऑक्सीटोसिन को पहुंचा देते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। सो लेबर पेन्स जब हो रहे हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, यूट्रस में कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, ऑक्सीटोसिन के कारण हो रहे हैं, and ultimately these contractions will expel the baby out. पार्चुरेशन जिसे हम कहते हैं, वो मैकेनिज्म हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पार्चुरेशन कैसे इनिशिएट होता है। ठीक है जी। एंडोमेट्रियम डिस्कस करें अब। एंडोमेट्रियम इज हाईली वेस्कुलराइज्ड इनरमोस्ट लेयर, ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है एंडोमेट्रियम। एंडो मतलब सबसे अंदर वाली लेयर। यहाँ पे एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स हैं और यही वो लेयर है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे पीरियोडिकली जिसमें बदलाव हो रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साइकिल का प्रोलिफरेटिव फेस होता है, साइकिल का सेक्रेटरी फेस है, मेंस्ट्रुअल फेस है। एंडोमेट्रियम जो है ये हर महीने अपने आप को तैयार करता है फॉर द रिसेप्शन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, कि भाई ओवरी से निकलने वाला oocyte अगर फर्टिलाइज हो गया, वो जाइगोट बन गया, वो मॉरुला बना, वो ब्लास्टुला बना, तो यूट्रस को पहले से तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि यूट्रस में ही आके उसने इम्प्लांट होना है, बेबी डेवलपमेंट यूट्रस में होगा। सो हर महीने यूट्रस में ये साइक्लिकल बदलाव हो रहे हैं हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में। और कौन सी लेयर में है? मुख्य रूप से एंडोमेट्रियम में। राइट जी। देखते हैं क्या क्या बदलाव होने वाले हैं एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम की फर्दर दो लेयर्स हैं बेटा, ये ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी दो लेयर्स हैं? स्ट्रेटम फंक्शनैलिस, स्ट्रेटम बेसालिस। कॉलुमिनर सेल्स ही है यहाँ पे। बेस वाली एक लेयर है, उसके ऊपर एक फंक्शनल लेयर है। Stratum functionalis lines uterine cavity and sloughs off during menstruation. जब menstrual bleeding होती है, जो यूट्रस की लाइनिंग शेड हो जाती है, वो यही लेयर है फंक्शनैलिस। बेसालिस लेयर जो है इट इज परमानेंट एंड इट गिव्स राइज टू न्यू स्ट्रेटम फंक्शनैलिस आफ्टर ईच मेंस्ट्रुएशन। हम ऐसे समझ लेते हैं कि भाई ये एक बेस वाली लेयर है और इसी बेसल लेयर को हमने स्ट्रेटम बेसालिस कहा। इसके ऊपर माइटोटिक डिवीजन्स के कारण हर साइकिल में ये नई लेयर तैयार होती रहती है, दैट इज स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। और कौन सा हार्मोन यहाँ पे माइटोसिस प्रमोट करके इन सेल्स को डिवाइड करवा रहा है? ईस्ट्रोजन। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में हार्मोन्स का रोल पढ़ेंगे डिटेल में। ईस्ट्रोजन प्रमोट्स माइटोसिस इन द एंडोमेट्रियल सेल्स। तो ये दो लेयर्स मैंने आपको दिखा दी। स्ट्रेटम फंक्शनैलिस मल्टी लेयर है, ये और भी सेल्स होंगे, इसके बीच बीच में एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स भी होंगी जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस भी सिक्रीट करते। ठीक है जी, राइट नाउ। जो एंडोमेट्रियम है यहाँ पे सिंपल कॉलमिनर एपिथेलियल सेल्स, सिंपल कॉलमिनर एपिथेलियल सेल्स जो हैं सिलिएटेड भी हैं और सिक्रीटरी भी हैं। एंडोमेट्रियम के सेल्स की बात बता रहा हूं। यहाँ पे सिंपल कॉलमिनर एपिथेलियल सेल्स हैं, सिलिएटेड वाले भी और सिक्रीटरी भी हैं, जिनका नेचर सिलिएटेड वाले सेल्स स्पर्म्स को आगे पुश करने में एक मदद करेंगे। स्पर्म अपने फ्लैजेला के कारण तो आगे जाते ही हैं, वेजाइना में डिपॉजिट हुए, सर्विक्स को क्रॉस करा, यूट्रस की कैविटी में आए, तो सिलिएटेड सेल्स एक तरह से मददगार साबित होते हैं उनके सीलिया स्पर्म को आगे पुश करने के लिए। एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स जो हैं, यूट्राइन ग्लैंड्स जो हैं, दे सिक्रीट न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस। फंक्शंस क्या हैं? जो यूट्रस स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन तो करा ही रहे हैं, ये बात हमने पहले समझी है, राइट। और यहाँ पे स्पर्म्स जब आगे बढ़ रहे हैं, ये जो पाथवे फॉर स्पर्म इन्होंने प्रोवाइड करा, ध्यान रखिएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का तापमान ज्यादा होने के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण बहुत से स्पर्म्स यहाँ पे मर जाएंगे।
फेगोसाइटिक सेल्स यहाँ प्रेजेंट है, वो भी स्पर्म्स को खा जाएंगे। रास्ता बड़ा कठिन होता है स्पर्म्स के लिए फ्रॉम द साइट ऑफ डेपोजिशन टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। मिलियंस में स्पर्म डिपॉजिट होते हैं वेजाइना में, लेकिन जब पहुंचते हैं वो फाइनली फेलोपियन ट्यूब तक, बहुत कम रह जाते हैं। कितने रह जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। यूट्रस में ही इम्प्लांटेशन हो रहा है ब्लास्टोसिस्ट का। सो यूट्रस इज द साइट फॉर इम्प्लांटेशन, इट इज द साइट फॉर फीटस डेवलपमेंट। प्रेगनेंसी यूट्रस में है, कॉन्ट्रैक्ट यूट्रस ने करना है, एंड हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूट्रस की लाइनिंग ही शेड हो रही है मेंस्ट्रुअल फ्लो में, एंडोमेट्रियल लाइनिंग जब प्रेगनेंसी नहीं हो। सो इन जनरल यूट्रस के फंक्शंस हमने क्या देखे? साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, साइट ऑफ फीटल डेवलपमेंट, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट्स टू एक्सपेल द बेबी आउट, और जब स्पर्म्स को भी रास्ता दे रहा है यूट्रस आगे जाने के लिए। एम्ब्रियो प्रोटेक्टेड है, दिख रहा है जी आपको क्लियरली? एम्ब्रियो और एम्ब्रियो और फीटस में डिफरेंस बताया। एम्ब्रियो हम शुरू के दिनों में वर्ड यूज करते हैं 0 to 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के लिए, बिगिनिंग ऑफ 9th वीक से एंड ऑफ 9th मंथ तक उसे फीटस कहते हैं। सर्विक्स में म्यूकस जो सिक्रीट हो रहा है ना, सर्विक्स है सर्विकल ग्लैंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सर्विकल म्यूकस जो है इट सप्लीमेंट्स द एनर्जी नीड्स ऑफ द स्पर्म्स। स्पर्म्स फ्रक्टोज शुगर पे ही बेचारे जिंदा रहते हैं जो सेमिनल वेसिकल्स ने दिया है उन्हें। सर्विकल म्यूकस जो है इट इज प्रोटेक्टिंग स्पर्म्स फ्रॉम फेगोसाइट्स, लेकिन जब यूट्रस के ल्यूमेन में पहुंच गए स्पर्म तो फेगोसाइट्स तो हमला करेंगे ही करेंगे उन पे। कैपेसिटेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कैपेसिटेशन याद है मैंने बताया था, फ्रेशली इजैकुलेटेड जो स्पर्म्स होते हैं दे आर नॉट कैपेबल ऑफ कॉजिंग फर्टिलाइजेशन। जब तक स्पर्म स्वयं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का ये रास्ता अपने आप ट्रेवल नहीं कर लेते हैं आगे तक, तब तक उनमें ओवा को फर्टिलाइज करने की एबिलिटी नहीं आती है। तो यह प्रक्रिया जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हो रही है, जो स्पर्म को इस काबिल बनाती है कि वो ओवा को फर्टिलाइज कर पाए, दैट इज कैपेसिटेशन। ठीक है, सो कैपेसिटेशन हैपेंस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जिसमें सर्विक्स के म्यूकस का भी इंपॉर्टेंट रोल है। एक बार देखें कैपेसिटेशन क्या है। सीरीज ऑफ फंक्शनल चेंजेस that sperm undergo in female reproductive tract. Capacitation कहाँ हो? Female reproductive tract before they are able to fertilize the secondary oocyte. तो freshly ejaculated semen sample वाले sperms fertilization कर ही नहीं सकते। मैंने ये भी बताया था जब हम IVF करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फीमेल बॉडी से ओवा लिए, मेल बॉडी से स्पर्म लिए, बाहर पेट्री डिश में उन्हें फर्टिलाइज कराया, IVF कराया, टेस्ट टू बेबी टेक्निक जिसे कहते हैं, वहां पे हमें स्पर्म्स को आर्टिफिशियली पहले कैपेसिटेट करना पड़ता है। कल्चर मीडियम में वो सब्सटेंसेस ऐड करने पड़ते हैं कि स्पर्म में वो कैपेसिटेशन करवा पाए, राइट? अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं। ठीक है, यूट्रस के फंक्शन समझ आ गए। आज हमने ओवरीज के बारे में पढ़ा, हमने फेलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ा, और हमने यूट्रस का स्ट्रक्चर देखा। यूट्रस का सर्जिकल रिमूवल मैंने बताया था, हिस्टेरेक्टोमी, राइट? कई बार ऐसा होता है कि भाई यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो गए, रसौली हो गई, या कोई और कॉम्प्लिकेशन हो गई है, दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, सो हमें यूट्रस को निकाल देना पड़ता है। That surgical removal of the uterus, that process is what is called hysterectomy. ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी कहा था ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। एनसीईआरटी में हिस्टेरेक्टोमी टर्म मेंशन्ड नहीं है, इसलिए कहता हूं कि एनसीईआरटी से ज्यादा पढ़ना भी जरूरी है, और कितना ज्यादा पढ़ना है वो हम आपको बता ही रहे हैं, राइट? चलो, यूट्रस की ब्लड सप्लाई के बारे में बात करते हैं। यूट्रस की ब्लड सप्लाई को जानना क्यों जरूरी है? वो इसलिए बिकॉज जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे ना, तो वहां ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हमें समझ होनी चाहिए कि एवरी मंथ यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, वो ब्लीडिंग कॉन्टिन्यूसली ही क्यों नहीं होती रहती, रुक क्यों जाती है वो कुछ दिनों बाद? कुछ फीमेल्स में 3 डेज तक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, कुछ में 5 डेज तक हो सकती है। इसका रीजन जानने के लिए हमें यूट्रस की ब्लड सप्लाई को समझना जरूरी है। किस प्रकार की आर्टरीज, किस प्रकार की ब्लड वेसल्स हैं जो कि कुछ समय तक ब्लीडिंग होने के बाद ब्लीडिंग रुक जाती है। तो यूट्रस को ब्लड मिलता है जी इंटरनल इलियाक आर्टरी से, राइट? आप जानते हैं अयोटा लार्जेस्ट ब्लड वेसल है, ये है जी अयोटा, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। अयोटा का वो हिस्सा जो एब्डोमिनल रीजन में गया डायफ्राम को क्रॉस करके, दैट इज एब्डोमिनल अयोटा। इसी एब्डोमिनल अयोटा से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, कुछ पेयर्ड हैं, कुछ अनपेयर्ड हैं। सो ये है कॉमन इलियाक आर्टरी, राइट कॉमन इलियाक, लेफ्ट कॉमन इलियाक।
सो इंटरनल इलियक आर्टरी से ये ब्लड वेसल्स निकली हैं जो कि यूट्रस तक पहुंची है। आप बेशक सारी ब्लड वेसल के नाम ही ना याद रखो, यूट्रस की ब्लड वेसल है तो यूट्राइन आर्टरी कह दो। ये रही यूट्राइन आर्टरी, कहां से निकली है? इंटरनल इलियक आर्टरी से। वो कहां से निकली है भैया? एओर्टा से। इंटरनल इलियक आर्टरी की ये ब्रांचेस हैं यूट्राइन आर्टरी। यूट्राइन आर्टरी गिव्स ऑफ ब्रांचेस कॉल्ड आर्कुएट आर्टरीज। यूट्राइन आर्टरी से आगे जो आर्टरी बनी दैट इज आर्कुएट आर्टरी, वो एक बो की तरह शेप्ड है और मायोमेट्रियम में अरेंज्ड है। अब इसी आर्कुएट आर्टरी से फर्दर ये स्पाइरल आर्टरीज बन रही। जस्ट रिमेंबर द नेम्स: अयोटा, इलियक आर्टरी, यूट्राइन आर्टरी, आर्कुएट आर्टरी और स्पाइरल आर्टरी। मेरा मकसद है आपको ये स्पाइरल आर्टरी समझाने का, राइट? आर्टरीज डीपली पेनिट्रेट कर रहे हैं यूट्रस के मायोमेट्रियम को पेनिट्रेट करते हुए अल्टीमेटली उन्होंने एंडोमेट्रियम तक पहुंचना है। अब ये डायग्राम एक बार अगर आपको समझ आ गया ना, फिर आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के टाइम पे कुछ समय बाद ब्लड स्टॉप क्यों हो जाता है, कॉन्टिन्यूसली क्यों नहीं फ्लो करता रहे, राइट? ये देखिए जी, स्ट्रेट आर्टेरियोल्स स्ट्रेटम बेसालिस को सप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद स्ट्रेटम फंक्शनैलिस तक पहुंचने हैं। मैं यहां पे मार्क करता हूं यूट्राइन आर्टरी, आर्कुएट आर्टरी, आर्कुएट आर्टरी के बाद ये रही जी स्पाइरल आर्टरी और ये है स्ट्रेट आर्टरी। इंपॉर्टेंट इज दिस टर्म कॉल्ड स्पाइरल आर्टरी। जस्ट बिफोर द ब्रांचेस एंटर एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम लेयर में एंटर करने से पहले आर्टरीज की जो ब्रांचेस हैं वो दो तरह की हो जाती हैं, टू काइंड्स ऑफ आर्टेरियोल्स बना देती है। वो दो तरह के आर्टेरियोल्स कौन से हैं? एक तो स्ट्रेट आर्टेरियोल है, एक स्पाइरल आर्टेरियोल है। स्पाइरल आर्टेरियोल स्ट्रेटम फंक्शनैलिस को सप्लाई कर रहे हैं और इन्हीं में बदलाव है क्योंकि ये स्पाइरल है। बेटा देखो, हमने स्पाइरल वर्ड क्यों यूज करा, इनका अरेंजमेंट ही ऐसा है कि आर्टेरियोल स्पाइरल है। आर्टेरियोल तो आप समझते हैं ना, लार्ज आर्टरी, मीडियम आर्टरी, फिर स्मॉल आर्टरी, फिर आर्टेरियोल, फिर मेटा आर्टेरियोल। तो आर्टेरियोल वर्ड तो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में भी पढ़ा था। मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि यूट्रस के एंडोमेट्रियम में जो आर्टेरियोल्स हैं वो स्पाइरल हैं। इनकी स्पाइरल शेप ही वजह बनती है कि यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ थोड़ी देर तक ब्लीडिंग हुआ और उसके बाद स्पाइरल शेप के कारण बहुत जल्दी वहां पे ब्लड जो है वो फ्लो करना फिर स्टॉप हो जाता है। ओके, नेक्स्ट सेशन में आपको फिर से भी ये बात बताऊंगा। अब हमने क्या पढ़ना रह गया? वी हैव टू डिस्कस अबाउट वेजाइना, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया आल्सो, जो हम डिस्कस करेंगे जी नेक्स्ट सेशन में। घबराइएगा नहीं, यूट्रस की वॉल की ब्लड सप्लाई मैं दोबारा से भी बताऊंगा जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। सो आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। बहुत सारी नई चीजें आपको पता चली हैं आज। ऐसे ही बेहतरीन सेशंस के लिए रेगुलरली आपने क्लासेस अटेंड करनी, डेली प्रैक्टिस पेपर्स प्रैक्टिस करने भाई, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। ओके, जो आपने रनिंग नोट्स बनाए इनको रिवाइज भी जरूर कीजिएगा। पहली बार में ही सारी चीजें याद नहीं होती, बहुत बहुत कम लोग होते हैं जिनको पहली बार में सब कुछ याद हो जाता है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकियों को याद हो नहीं सकता, डेफिनेटली हो सकता है। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सफलता के लिए सीढ़ियां लेनी ही पड़ती है। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अगले सेशन में फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर।
যে স্ক্রিপ্ট লিখে দিয়েছে, সে কথা অবশ্য খেয়ে নিল।